जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड डेली करंट अफेयर्स एलॉन्ग विथ एडिटोरियल पीआईबी न्यूज़ डाउन टू अर्थ एज वेल एज फ्रंट लाइन। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग और कंपाइल आपको एक जगह इस वीडियो में प्राप्त हो जाती हैं, जिसके लिए आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस तक और उससे नीचे भी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे, सारी डिटेलिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उससे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको फीडबैक दे सकते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मेक श्योर आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ अपलोड होती हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे देता है पहला क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है जो 2021 में पूछा गया है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे और समझेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीटिवोरस। तो यहाँ पे डेट्रीटिवोरस कौन है, उन्हीं के बारे में ये बातें कर रहा है। तो पहला दे रहा है अर्थवॉर्म, दूसरा जेलीफिश, तीसरा मिलीपेड्स और चौथा सी हॉर्सेस, पांचवा वुड लाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो पहले ऑप्शंस में दे रहा है 1 2 4, दूसरे में दे रहा है 2 3 4 5, तीसरे में दे रहा है 1 3 5 और चौथे में दे रहा है ऑल। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके और इसकी डिटेलिंग जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में दी जाएगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चंस आप दे रहे हैं तो यहाँ पे उसी वक्त यहाँ पे आंसर दे दीजिए। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई इशू मुझे नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि अगर ऐसा मैं कर देता हूँ तो ये क्वेश्चंस रिवीजन होके कल नहीं मिलेगी और आपको इसकी डिटेलिंग कल दी जाती है। तो ये रिवीजन भी हो जाएगा, डिटेलिंग भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो यही इसके पीछे मेरा मकसद है, जो आपको बेनिफिट पहुंचाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट पहुंच रहा है और इसकी रिवीजन हो जा रही है तो ये एक अच्छी बात है। और यूपीएससी को कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रिवीजन और प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना होगा। यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में मदद कर सकती हैं। दूसरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज that can establish symbiotic relationship with other organisms। दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आदान प्रदान का वो करते हैं। तो एक है नाइडेरियंस, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शंस में दे रहा है 1 and 2, दूसरे में दे रहा है 2 and 3, तीसरे में दे रहा है 1 and 3 और चौथे में दे रहा है 1 2 and 3। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। कल इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दी जाएगी, वो भी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो ग्रास हिल नेशनल पार्क कहाँ पे है, गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व अन्नामलाई का कहाँ पे है, करियान सोला नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है। इसको आपको बता दूं कि यहाँ पे एक स्टेट एक दिन में मैं कवर करता हूँ, तो जिसके कारण यहाँ पे आप जान सकते हैं सारी डिटेलिंग इसकी, और इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे पीआईबी न्यूज़ की तरफ। देखते हैं क्या पीआईबी न्यूज़ आज का आया हुआ है। तो पीआईबी न्यूज़ जो है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आयुष एंड पोर्ट के यहाँ पे वाटरवेज शिपिंग श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे विजिट किए हैं। कहाँ पे, गाज़ियाबाद में, और कमीशन किए हैं क्या, फार्माकोपिया कमीशंस फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के लिए PCIMH ये कहाँ पे चीज़ें हुई हैं, तो गाज़ियाबाद में हुई हैं इनोग्रेशंस इसकी। और ये क्या है, एक ई ऑफिस पोर्टल PCIMH की ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च करी है। तो यहाँ पे लॉन्च करी गई है होम्योपैथी में, और कौन करा है ये भी आपको बता दिया गया है। इसकी डिटेलिंग आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो आ रहा है कि यहाँ पे वाइस एडमायरल जो हैं प्रियंथा पेरेरा, वो
आपके श्रीलंका के नेवी के कमांडर हैं, जो कि आपके भारत की विजिट पे आए हुए हैं 23 से 27 दिन यहाँ पे 5 डे की विजिट के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ें अगर क्वेश्चंस यहाँ से आ जाती हैं तो इंडियन नेवल एकेडमी जो एजिमाला में है वहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी, वहाँ पे ये पहुँच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत की बातें बोली जा रही हैं। ऐरावत क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी जो बात बोली है, ये कहाँ पे इंस्टॉल है? तो ये CDAC पुणे में इंस्टॉल हुआ है, जो कि 75वां रैंक हासिल करता है वर्ल्ड की टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए। अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस ISC 2023 लॉन्च कॉन्फ्रेंस ये सबमिट हुई है, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? ये जर्मनी में हुई है, जो कि इंडिया को टॉप AI सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, नेशन वाइड आगे बढ़ाता है। तो इंडिया जो है सिस्टम इंस्टॉल करने की बात करेंगे, नेशनल प्रोग्राम AI बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है, कैसे इस चीज़ को आगे ले जाके रखा जा सकता है। और AI की मदद से फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ों का उपयोग हो सकता है, यूजेज बहुत इफ़िशिएंटली हो सकता है, वर्क भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो हम आज देख सकते हैं जो भी रोबोट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मेडिकल फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भी हम उसका उपयोग करके आगे चल सकते हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है किस चीज़ को? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। ये कब आता है आप इसको बता सकते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो ये मिशन लाइफ जो है ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में कई बार मैं कम से कम 4 से 5 बार इसको पढ़ा दिया हूँ और पुनः आया है, तो मिशन लाइफ को एक बार और देख सकते हैं। तो मिशन लाइफ क्या है? ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किए थे लीडर्स समिट में। कब? ग्लासगो में। तो ग्लासगो का कब है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP26 में, यहाँ पे जो 2021 में हुई थी, कहाँ पे? ग्लासगो में। वहाँ पे ये चीज़ें अपना एस्पेक्ट दिए थे मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ किसके लिए डेडिकेटेड है? ये भी क्वेश्चन आ जाए तो डील करना है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? तो ये NCSCM, ये क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। तो यानी कोस्ट को कैसे हम रख रखाव कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस मिशन पे? मिशन लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे थूथुकुडी आपके केरला में है, फिशी हार्बर के नाम से यहाँ पे डेवलप है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ये कैसे इन सब चीज़ को कंजर्व करके, कोस्टल एरिया को कैसे डेवलप करके वहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सकती है, उसके ऊपर कार्य करने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो है CLWRM, ये क्या है? तो सेंटर फॉर लैंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे लैंड और वाटर को बैलेंस करके हम चल सकते हैं। ये GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, जो कयाला विलेज अल्मोड़ा आपके डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। ये भी मिशन लाइफ के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे लैंड वाटर को सिक्योर करने की बातें बोली जा रही है, मैनेजमेंट करने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरी जो आ रही हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है क्या? मेडिटेशन कैंप 24 मई से 2023 के आसपास, 24 मई 2023 को ये चीज़ें चलेंगी। तो मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है। क्या अडॉप्ट किया है? अडॉप्ट कर रहा है हेल्थ लाइफ स्टाइल। तो किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये? कोलकाता में है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं। और लाइफ स्टाइल अडॉप्ट क्या किया है यहाँ पे? अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे अडॉप्ट हेल्थ लाइफ स्टाइल की बातें बोली जा रही हैं। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो ऑर्गेनाइज किया है मेडिटेशन कैंप। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मिशन लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बातें बोली जाती हैं। मनसुख मांडिया साहब यहाँ पे 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो आपके जिनेवा में ऑर्गेनाइज हुई है, उसको यहाँ पे
हेड किए हैं। तो हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, तो इंडिया में उपचार कराइए, इंडिया के द्वारा उपचार कराइए, ऐसी चीज़ें चली हैं। तो यहाँ पे एड्रेस करे हैं। और ये जेनेवा कहाँ पे है, तो जेनेवा आपको स्विट्ज़रलैंड में देखता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुई, अगर पूछते तो याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, न्यूज आई है द हिंदू में अभी सेनेगल के बारे में। तो ये सेनेगल क्या होता है, कैसा दिखता है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सेनेगल और इसकी जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि ये भारत के द्वारा निर्मित करी गई हैं। किसके द्वारा, तमिलनाडु चोला किंगडम के द्वारा। तो चोला किंगडम में इसका उपयोग होता था, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर नंदी का स्टैचूज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो नंदी को इनग्रेव किया गया है यहाँ पे, और ये कितने ऑलमोस्ट 5 फीट की लेंथ इसकी मानी गई है, और इसमें अपना झंडा भी इनग्रेव किया गया है। तो ये कहाँ पे अभी रखा गया था, इलाहाबाद म्यूजियम में इसको रखा गया था। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है डिसीजन लिए हैं कि हम सेनेगल के यहाँ पे नेशनल सिंबल ऑफ अमृतकाल मानेंगे। तो नेशनल सिंबल ऑफ अमृतकाल अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या लिया गया है अभी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि सेनेगल क्या है, तो सेनेगल आपको याद होना चाहिए जो दिखाया मैं। और आपके नई बिल्डिंग जो पार्लियामेंट के ठीक बगल में नई पार्लियामेंट बनाई गई है, उसमें ये स्थापना करने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि विटनेस करेगा किसको, अधिनम को। अधिनम मतलब प्रीस्ट, और रिपीट करेगी सेरेमनी और वेस्टिंग करेगी ऑनरेबल पीएम विथ सेनेगल। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लाने की बातें बोली गई हैं नई पार्लियामेंट में, किसको, सेनेगल को। होम मिनिस्ट्री क्या बोल रही है यहाँ पे कि ये सेनेगल जो है केवल एक इसको एक प्रकार से सिंबल के रूप में मत देखें, बल्कि एक बहुत बड़ा मीनिंग अपने आप में रखता है। जो कि ये जो वर्ड निकल के आ रहा है सेनेगल, वो तमिलनाडु का वर्ड है जो सेमाई से निकला है, उसका जिसका मतलब होता है राइटियसनेस। और ये ब्लेस्ड किया गया है किसके, हाई प्रीस्ट ऑफ लीडिंग धार्मिक मठ ऑफ तमिलनाडु। तो धार्मिक मठ ऑफ तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लेस की हुई हैं। इसके ऊपर नंदी भी हैं, वो कहीं ना कहीं अनयील्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे गेज और बीहोल्डर कर रहे हैं न्याय को। तो यहाँ पे न्याय को दिखाता हुआ नज़र आएगा जो आपके न्यू पार्लियामेंट में इसकी स्थापना हो रही है। तो नए पार्लियामेंट में इसकी स्थापना करने की बातें चल रही हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि ये जो ऑर्डर है तमिलनाडु में, अनाई इन तमिलनाडु बोला जाता था, ये ऑर्डर और रूल जस्टली होगी और फेयरली यहाँ पे रिजेंबल करता है ये सब चीज़ को, जो कि एक अच्छी बातें हैं। और पीपल मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, इस सब चीज़ को हमारी डेमोक्रेसी भूलनी नहीं चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। ये जो सिंबल लाइज करेगी ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1947 में, इसको हम देख लेते हैं कि क्या इशू है। ये भी आपके इसी से रिलेटेड है। तो ये सेनेगल जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो बात करी जा रही है ये इंस्टॉल करने की अपने नए पार्लियामेंट में। तो ये ब्रिटिश के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को ये सौंपा गया था जब ब्रिटिश भारत को अपना पावर 1947 में दिया था। यानी ट्रांसफ़र जब पावर हुई थी भारत मुल्क में, और ये किसको हैंड ओवर किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो ये प्रयागराज म्यूजियम में इलाहाबाद में रखा गया था 15 अगस्त 1947 को, अनफॉरगेटेबली, जो कि भूला नहीं जा सकता है। इस सब चीज़ को, ये अपनी आज़ादी को हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, उस समय में हमको ये चीज़ें जब भारत आज़ाद हुई थी तो ये हमें दिया गया था भेंट स्वरूप ब्रिटिश के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं हैंडिंग ओवर जो हमें पावर हुई थी किंग के द्वारा, ये उसी सब चीज़ को डिनोट करता है। और चोला डायनेस्टी जो है तमिलनाडु की, वो यहाँ पे इस सब चीज़ को ओरिजिनली इसका उपयोग कर रही थी। तो ओरिजिनली इसका उपयोग कौन कर रहा था, चोला डायनेस्टी यहाँ पे उपयोग कर रही थी। 5 फीट की लांग इसमें कार्व की गई है और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर इसमें लगे हुए हैं, जो कि फीनियल नंदी को भी इंग्रेव किया गया है। तो ये 96 ईयर ओल्ड बुमुदु बेंगारू चट्टी, जो कि इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं,
और अमित शाह भी उनको कह रहे हैं कि आप भी आइए, इस स्वर्णिम अवसर पे, इस खुशनुमा अवसर पे आप भी आइए और इनको याद रखिएगा, इनका नाम जो 96 ईयर के हैं। तो ये भूमुदु बंगारू चेट्टी, ये इसके कंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं योगदान दिए थे। ये थी सारी डिटेलिंग सेनेगल के लेके। अगर क्वेश्चंस यहाँ से आए तो आशा करते हैं आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो ये देख सकते हैं सेनेगल देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, गोल्ड प्लेटिंग है इसमें और सिल्वर की भी उपयोगिता इसमें है। तो ये सारी डिटेलिंग थी। अब बढ़ते हैं आगे। मिडिल किंगडम डाउन ऑन इंडियाज वेस्ट, इसके ऊपर एक एडिटोरियल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एडिटोरियल को हम देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि 32वां अरब लीग समिट जो कि जेदा में है, वहाँ पे चीज़ें हुई। तो जेदा में अरब लीग समिट यहाँ पे हुई, जो कि बात करी जाए तो 12 ईयर से आसपास यहाँ पे कोई समिट अरब लीग की नहीं हुई थी, जो कि सोचने वाली बातें हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है कि समिट जो है रीएडमिट किया है किसको, सीरिया को। देखते रहिए किसको किसको ये एडमिट कर लिया है, जो कि पहले सऊदी अरेबिया से जिनकी बहुत लोगों की बनती ही नहीं थी, फिर भी अभी बात करी जाए तो उनको एडमिट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया किसको एडमिट किया है, तो सीरिया को। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे अचानक दौरे में इनवाइटी के रूप में पहुँचेंगे। और ये जो जेदा डिक्लेरेशंस है पोस्ट समिट, ये किस चीज़ को दिखाएगी, पॉलिटिक्स को यहाँ पे एक अलग तरीके से पेश करती हुई नज़र आएगी और कैसे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज को हम अरब ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे डील कर सकते हैं, ये सारी कंटेम्प्रेरी इशू को भी डील करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर प्रो पैलेस्टीनियन एजेंडा भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है। देखिए यहाँ पे सीरिया भी इंक्लूड करी गई है और प्रो पैलेस्टीनियन एजेंडा को भी आगे लेके चला जा रहा है। तो क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है अरब लीग के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सोचने पे हमें मजबूर कर रही है। तो अगर सीरिया भी आ रही है, इजराइल भी आ रही है और ये पैलेस्टीनियन भी इस इशू में कहीं ना कहीं इनको हाईलाइट करने की बातें बोली गई हैं, तो हम इसको कैसे डील करेंगे, ये भी चीज़ें सोचने योग्य बातें हैं। ईरान का भी इशू सऊदी और ईरान में हमेशा से टक्कर रहा है, फिर भी ईरान का भी इशू यहाँ पे छोड़ दिया गया है, जबकि ईरान और सऊदी से अभी रिसेंटली चाइना कहीं ना कहीं दोस्ती करवाता हुआ नज़र आया है। वहाँ पे मीटिंग हुई थी जिनमें एक ही टेबल पे लोगों में बैठ के डील हुई थी रिसेंटली, कुछ ही वीक पहले। तो ये चीज़ें हम देखते हैं और ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है, इसको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अरब लीग में हम डोमेस्टिक अफेयर्स में यहाँ पे अपनी इंटरवेंशंस को नहीं देंगे और डोमेस्टिकली इश्यूज़ में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन फॉर्म करना है, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिलिटिया को फॉर्म करने की बातें बोली गई हैं। दूसरी जो बातें बोली गई हैं यहाँ पे मेंशन नहीं होगा क्या, अरब इशू और इंक्लूडिंग यूक्रेन और ऑयल मार्केट, ये सारी चीज़ें हम अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, यूक्रेन के आपके आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे ऑयल मार्केट और यूक्रेन का भी इशू यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहेंगे। तो ये की वैलिडिटी की क्वेश्चंस यहाँ पे रख देती है कि अरब लीग की क्या वैलिडिटी है, ये भी एक क्वेश्चंस के रूप में रख देती है। सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो कि मोहम्मद बिन सलमान जी हैं, यहाँ पे उसके मेन आर्बिटर हैं अरब वर्ल्ड एजेंडा को लेके। कहीं ना कहीं इस सब चीज़ के पीछे ये आगे लेके आने के लिए सोच रहे हैं। तो अरब वर्ल्ड को यहाँ पे आगे लेके आने के लिए सोच रहे हैं और ये अरब लीग समिट जो है होस्ट किया गया है किनके द्वारा, सलमान जी के द्वारा। तो सलमान जी यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे इसको होस्ट करते हुए नज़र आए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान की बात करें तो बहुत सारे स्टेप ये लिए हैं किंगडम के रीजनल एजेंडा को लेके, और ये जो है ट्रिपल समिट रियाद में चाइना के प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे समिट हुई। तो रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं 3 बार मीटिंग चाइना के साथ डील हुई, तब कहीं न कहीं जाके ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। ईरान के साथ रिश्ते भी बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गए, जो कि 45 सालों से एक प्रकार से जियो रिलीजियस राइवलरी चलती है। ये क्या है जियो रिलीजियस राइवलरी, आपको बता दें, सऊदी जो है
वो सुन्नी हैं और ईरान के जो हैं वो शिया कम्युनिटी हैं। तो इनमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो ये वही चीज़ें हैं। अब्दुल्ला जो मोहम्मद के यहाँ पे रिश्तेदार थे, उनकी इशू जब डेथ हो जाती है तो थ्रोन को लेके पावर उठती है। तो इसी में कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें वेस्ट अरब में यहाँ पे उठी थी और इस इशू को 45 साल के आसपास हो गया, अभी तक ये समझी नहीं थी, सुलझी नहीं थी। लेकिन फिर आज की डेट की बात करें तो ईरान भी कहीं न कहीं इस टेबल पे बैठता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट फिर भी बची हुई हैं और ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो जो रिड्यूस करी गई है यमन के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया, इराक के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको कहीं न कहीं कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये इसको सही तरीके से आगे लेके चलेंगे तो ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान जो कि 37 साल के हैं, एक प्रकार से मिडिल पथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं अरब वर्ल्ड के लीडरशिप को आगे ले जाने की बात कर, जो कि एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तो इजिप्ट की बात करते हैं जो कि प्रिटेंडर है यहाँ पे अरब लीडरशिप की, यहाँ पे देखते हैं तो वो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, किंगडम को यहाँ पे असिस्टेंस की भी यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं तो कैसे यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो कैसे यहाँ पे आगे आएंगे, वो भी देखने योग्य बातें होंगी। तो फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की भी बातें बोली जा रही हैं। सीरिया, इराक को अगर देखा जाए तो ये अभी भी कहीं ना कहीं अपने आंतरिक मुद्दों पे लड़ रहे हैं और ईरानियन इंटरफेरेंस भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये इशू है अरब लीग वर्ल्ड में कहीं ना कहीं। और डायरेक्ट टाइज की बात करें तो ईरान का भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है डायरेक्ट टाई विद ईरान। और यहाँ पे सीधे घटता हुआ किसका नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंस कतार, इराक, ओमान, पाकिस्तान का इंटरमीडिएट जो रोल होती थी इनका घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें इशू हैं जो न्यू इशू निकल के मार्केट में आई हैं। आपको बता दें अरब लीग की जो समिट हुई है उसकी बैकग्राउंड डिटेल यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से यूपीएससी बनाता है, तो उसकी हम बैकग्राउंड को देख लेंगे। अरब लीग समिट जो 2023 में हुई है वो 32वां ऑर्डिनरी सेशंस है काउंसिल ऑफ लीग ऑफ अरब स्टेट समिट जो हुई है। तो ये आपके अरब स्टेट का समिट हुई है कहाँ पे, जेदा, सऊदी अरेबिया में 19 मई 2023 को, जो कि मेंबरशिप जो है सस्पेंड कर दिया गया था 2011 में। इसकी बैकग्राउंड की न्यूज़ ये है। होस्ट कौन करी गई है, सऊदी अरेबिया के द्वारा, सिटी जेदा है। कितने कंट्री पार्टिसिपेट करी हैं, तो यहाँ पे 22 कंट्री पार्टिसिपेट की हैं। और चेयर कौन किए हैं, सलमान जी इसको चेयर किए हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी कंट्री आप देख सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कुछ इसमें पार्टिसिपेट करी हैं। तो टोटल 22 कंट्री हैं इसमें पार्टिसिपेट करी हैं। सऊदी को क्या फ़ायदा हो रहा है जो इस एग्रीमेंट में, इस समिट में, अरब लीग समिट को लेके आगे आ रहा है, तो उस फ़ायदे को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो बात करी जा रही है जो लड़ाई है सुप्रीमेसी की, अरब सुप्रीमेसी की, वह कहीं ना कहीं फ़ायदा लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो सऊदी इकोनॉमिक तरीके से ऊपर डेवलप करके निकल रहा है और इस सब चीज़ का उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इकोनॉमिक अगर बात करें तो जीडीपी जो ग्रो हो रही है 8.7% से, और ये पहुंच गई है क्या, $1108 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और ये ट्वाइस डेवलपमेंट करी है। और सेकेंड प्लेस आती है किसकी, यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की, जो कि वर्ल्ड की पहले से ही वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में यूएई थी। और सऊदी ऑयल इनकम जो है वो 51% के आसपास बढ़ गई है, जो कि $228 बिलियन के आसपास रिकॉर्डेड अभी दर्ज करी गई है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं ओपेक और ओपेक प्लस, ये वेस्ट के रूप में यहाँ पे इमर्ज होके आ रही हैं। तो पेट्रोलियम ओपेक कंट्री कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से फ्यूल की जो समस्या हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ्यूल, ये जो अरब लीग है उसका फ्यूल किस तरह जाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे फ्यूल पावर को भी हम कंसीडर करेंगे। और ग्लोबल ऑयल मार्केट को अगर देखेंगे तो बहुत सारी वोलाटिलिटी है, इधर उधर चलती हुई फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। बात करी जा रही है सऊदी की अरामको कंपनी की, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी मानी जाती है। यहाँ पे एडिक्वेट स्पेयर और कैपेसिटी इसकी दी गई है, जो कि
कॉस्ट ऑफ पोस्ट क्राइसिस रीजनल कंस्ट्रक्शन की बातें बोली गई हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अरामको कंपनी यहाँ से बेनिफिट होगी और ट्रेड भी करती हुई नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। सऊदी के सामने चैलेंजेस को हम देखेंगे कि क्या कई प्रकार से चैलेंजेस जो हैं वो सऊदी के सामने किस प्रकार से हैं। तो पहला चैलेंज ये बोला है कि किंगडम की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है, जैसे कि जमाल खशोगी की जो हत्या हो जाती है एम्बेसी में 2018 में, ये भी एक मिस्टीरियस इश्यूज है जो कि निकल के आती है। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से टैकल होगी वो भी इशू निकल के आती है। सऊदी की फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चंस बनाती है कि इस तरीके से अगर कोई कंट्री चलती है तो कैसे हम डील करेंगे। तो यहाँ पे इशू निकल के आती है। दूसरी जो बातें बोली गई हैं कि वेरियस इनिशिएटिव टुवर्ड्स रीजनल रिकॉन्सिलिएशंस ली गई है जो कि अभी भी इरिवर्सिबल है, अभी भी सहमति उस पर चीज़ें नहीं जाहिर कर दी गई हैं। तो इंटरनल जो रीजनल रिकॉन्सिलिएशंस है जो डील करी गई हैं सहमति, उसमें बहुत सारी असहमतियां नज़र आ रही हैं अपने ही क्षेत्र में, और बहुत सारे रिफॉर्म भी लेके आ रहे हैं, उसकी भी बातों को इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो सलमान जब यहाँ पे प्रिंस बने और यहाँ पे ये बहुत सारे देश के अंदर रिफॉर्म लेके आए, बहुत सारे चेंजेस किए अचानक, जिसके कारण बहुत सारी अचानक से बदलाव हुई। तीसरी जो बातें बोल रही हैं, किंगडम जो है टाई किया है यूएई कतार के साथ, जो कि एक फ्रिक्शन प्रोन एरिया माना जाता है। तो यूएई और कतार के साथ भी इनकी कहीं ना कहीं ट्रेड और पॉलिटिक्स की रिलेशंस को दिखाता हुआ नज़र आएगा। इसको कैसे डील किया जा सकता है ये भी देखने वाली बातें होंगी। चौथा जो बात बोली जा रही हैं कि सऊदी अरेबिया इंटरनली जो है अभी स्टेबल पोजीशंस में आया हुआ है, और प्रिंस मोहम्मद जो है यहाँ पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो सऊदी किंग है। तो यहाँ पे सऊदी किंग है और कुड भी डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, जो कि डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है। यानी ये बोला जा रहा है कि अगर ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे, ये किंग अगर बनेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सऊदी किंग, तो ये एक डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इनकी जो जियो पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस नज़र नहीं आती है और ये किसी न किसी रूप से गलत तरीके से डेवलप होती नज़र आएगी। इसी को डिस्ट्रक्शन, तबाही का नाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है, रोल हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बातें अगर हम बोलते हैं कि इंडिया का जो है जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार की जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, उन सब चीज़ को दोनों को हम देख के कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कदम रखने होंगे केयरफुली, तभी हम इस इंटरेस्ट को आगे ले जाके रख सकते हैं। और सऊदी के साथ अपनी जो मित्रता है, पोटेंशियल्स है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और सऊदी के प्रिंस को पुनः री इन्वाइट करना चाहिए हमको अभी इसी रिसेंटली G20 में, ताकि जो हम लोगों की फ्रेंडशिप है वो और 5वें नंबर पे जा सके और आगे बढ़ाकर हम रख सकें तभी। क्योंकि अगर ये यहाँ पे चाइना अपना इंटरवेंशन कर दिया है तो इंडिया का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया यहाँ पे ईरान को भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, इजराइल को प्लेटफॉर्म पे लेके आया, इनमें कहीं ना कहीं एक कंसेंसस जनरेट कर दिया है। एक टेबल पे बैठ के ये मीटिंग करते हुए नजर आया, जो कि पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कुछ वर्षों में। अब जो चीज़ें हैं जियो पॉलिटिक्स बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से देखिए अब आगे किस तरीके से इंडिया को यहाँ पे एक प्रकार से चैलेंज नज़र आएगा, ये चीज़ें कैसे डील करता हुआ इंडिया नज़र आएगा। तो इंडिया को डील करने की ज़रूरत है, इन्विटेशंस करने की ज़रूरत है, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो बातें बोली गई हैं, टाइज दैट माइंड, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 दिन के विजिट के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस, और ये रही आपकी प्यारी इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी लोकेशंस आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 3 दिन के विजिट के लिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे लेबर पार्टी के हेड कौन हैं, एंथनी एल्बनीज, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के।
ये अभी जो सबमिट होने वाली थी वो वहाँ पे नहीं, लेकिन ये बायलेटरल के रूप में चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे सीधे पपुआ न्यू गिनी में थे, तो पपुआ न्यू गिनी से यहाँ पे सीधे कहाँ पे आ गए हैं, आपको सीधे ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं आपके पीएम। पपुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया आते हुए यहाँ पे यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुआ है प्योरली बायलेटरल विजिट। तो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए। अब यहाँ पे ये चीज़ें बायलेटरल तरीके से चल रही हैं। तो क्वाड जो है अभी कहीं ना कहीं हिरोशिमा में G7 की जो मीटिंग हुई है उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ों को और छोटा करता हुआ नज़र आ रहा है। मोदी की सिडनी की जो विजिट हुई है अभी वो भी एक स्पॉटलाइट निकल के आई है और वहाँ पे एड्रेस किए हैं इंडियन कम्युनिटी को वो, और जहाँ पे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी एल्बनीज ज्वाइन किए हैं उनको। और क्या एड्रेस बिजनेस ग्रुप को यहाँ पे एड्रेस किए हैं, ये भी एक देखने वाली बातें होंगी। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि इंडियन डायस्पोरा से भी यहाँ पे ये मीटिंग रखे हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी कहीं जाते हैं तो ये इंडियन डायस्पोरा से वहाँ में उस देश में भारत के नागरिकों से भी मिलना नहीं भूलते हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी जो मोदी एल्बनीज मीटिंग में बातें जुड़ के आई हैं वो ये कि दोनों कंट्री खोलेंगी आपस में एक दूसरे कॉन्सुलेट को, और ये इंडिया कॉन्सुलेट कहाँ पे खोलेगा, ये आपके बेंगलुरु में खोलेगा, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्सुलेट खोलेगा वो बेंगलुरु में खोलेगा, और इंडिया जो है कॉन्सुलेट खोल रहा है वो आपके ब्रिस्बेन में खोल रहा है। तो ये एग्रीमेंट है किसके ऊपर, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर। और ये जो है फाइनलाइजेशन ऑफ द टर्म जो आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ये एक स्टेप्स भी होगा, कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को हम आगे ले जाके रख सकते हैं, उसके लिए टास्क फोर्स का यहाँ पे निर्माण करने की बातें बोली जा रही हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी की बातें देखते हैं तो हमें कोऑपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रांगली मिलती है, मिनरल्स की भी बातें बोली जा रही हैं, सब्सटेंसिव एजेंडा कैसे हम आगे ले आ सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशंस की भी बातें बोली जा रही हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ टारगेट ज़्यादा रखा गया है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को ले सकते हैं, एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को इकोनॉमिक कोऑपरेशंस में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की बातें बोली गई हैं। तो जो इंटरनेशनल इशू है ये सब चीज़ को हम देखेंगे तो रसिया इन्वेजन जो यूक्रेन पे किया है और वेस्टर्न उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाया है, इन सब चित्रों को, इन सब इश्यूज़ को देखते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे फिर भी पाते हैं, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चीज़ें चलती रहें इसके लिए प्रतिबद्ध ये चीज़ें हैं। तो जो अग्रेसिव चाइना है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पैसिफिक ओशियंस में यहाँ पे, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और पीसफुल कोऑपरेशंस करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे यही सारी डिटेलिंग दी जा रही है। दूसरी जो बातें मोदी बोले हैं यहाँ पे वो कि रियल रीजन्स, रियल पावर, ये बायलेटरल रिलेशंस के बीच में जो निकल के आया है इंडिया ओरिजिन इन ऑस्ट्रेलिया की जो बातें बोली जा रही हैं कि जो इंडियन ओरिजिन इन ऑस्ट्रेलिया में जो पीपल हैं, जो वहाँ पे डायस्पोरा है, ये भी कहीं ना कहीं एक रियल पावर, रियल रीजन के रूप में यहाँ पे देखते हैं और अपनी बायलेटरल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्रो खालिस्तानी की भी इश्यूज़ को यहाँ पे उठाया गया, और एंटी मोदी ग्रेफिटी की भी बातें बोली गई, एंटी इंडिया सेंटीमेंट की भी बातें यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा रिपीटेडली वहाँ पे यूज किया गया, किसके साथ, इंडिया के जो नागरिक थे, इंडिया की डायस्पोरा जो रह रही है वहाँ पे, उसके साथ भी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है, एक पीएम वहाँ पे जाके ऐसी बातें बोल रहे हैं और ये इशू निकल के आ रही है। यहाँ पे 3Ds की बातें बोली गई हैं। ये 3Ds क्या है, तो मोदी जो है यहाँ पे बोले हैं कि कंट्री जो डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती, तो डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती तीनों को एक साथ ले जाने की बातें बोली जा रही हैं, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स एक बैलेंस वे में निकलती हुई नज़र आएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेकिंग एग्री कमोडिटी वैल्यू चेन सस्टेनेबल स्टफ। तो यहाँ पे जो भी
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कमोडिटी प्रोडक्ट है, उसको एक वैल्यू चेन में कैसे आगे ले जाके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क यहाँ पे बताया गया। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सारी डिटेलिंग आपको इस स्लाइड में दी जाएगी। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए देखते हैं इस सब एग्रीकल्चरल कमोडिटी को यहाँ पे कैसे हम एक चैन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो इंडिया की बात करी जा रही है, यहाँ पे इंडिया की लंबी हिस्ट्री है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में, एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोडक्शंस में, और इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री बहुत लंबे समय से जानी भी जाती है। तो यहाँ पे जो कृषि होती है लगभग 70 से 80% के आसपास लोग कृषि पे यहाँ पे निर्भर हैं। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये एक हब है ग्लोबल, और स्पाइसेस की बात करें, टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, तो वर्ल्ड को कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है और स्ट्रेंथ है वो लास्ट 3 डिकेड की बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल कमोडिटी और टोटल जीडीपी में बात करें तो हम कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर बातें बोली जा रही हैं। तो इसके लिए क्या फ्रेमिंग करना चाहिए कमोडिटी, ताकि ग्लोबल सिग्निफिकेंस हो, ये सारी चीज़ों को आगे लेके चला जा सके। तो जो जैसे कि सोयाबीन हो गया, कोकोया हो गया, कॉफ़ी, टी, रबर, पाम ऑयल, कॉटन, ये सभी चीज़ें जो क्रिटिकली रिलेटेड टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, कैसे ये सब क्वेश्चंस देखिए मेंस में इसका क्वेश्चंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग को रखा। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज से ये कैसे रिलेट करके देख रहे हैं एडिटर, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो करेंटली जो ड्राइव करी जा रही है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल क्लाइमेट रिस्क को देखते हुए डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फ्रेश वाटर भी कमी हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रहे हैं, जो सॉइल की क्वालिटी है, तो इसकी खेती कहीं ना कहीं हो रही है। तो हमें इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोयाबीन उगाएंगे, कोकोया उगाएंगे, कॉफ़ी, टी, रबर, पाम ऑयल, कॉटन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबल वे में आप उगा नहीं पा रहे हैं। तो अगर सस्टेनेबल वे में उगा नहीं पा रहे हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे ऐसे अननेचुरल मेथड का इस्तेमाल करते हैं आप क्रॉप प्रोडक्शंस को लाने के लिए, जिसके कारण सॉइल डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट रिस्क हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी करी जा रही है, बायोडाइवर्सिटी की भी लॉस हो रही है, और वाटर टू है जो नीचे जा ही रहा है, वाटर टेबल नीचे जा ही रहा है। तो ये इशू निकल के आ रही है। इसी सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम डील करेंगे, यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो इंडिया जो है एंकर कर सकता है यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटी को ग्लोबल स्तर पे, यहाँ पे अपने ट्रेड को और ऊपर ले जाके रख सकता है। किस किस के कंसर्न में? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रूप में यहाँ पे। तो कंज्यूमर भी यहाँ पे बहुत हैं, प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे बहुत हैं। इस सब चीज़ को देख के एक ग्लोबल पावर के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए 2070 तक जो बातें बोली गई हैं भारत को कार्बन इमिशंस बनाने की, वो टारगेट तभी हासिल होगी जब सस्टेनेबल वे में हम अपनी चीज़ों को ले सकेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट होना, फॉसिल्स को हटाना, और अपनी सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अगर हम ला रहे हैं तो वो एक सस्टेनेबल वे में इन सब सारी चीज़ों को ले करके हम चलेंगे, तभी इस चीज़ को कर सकेंगे। इसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर हम ये चीज़ें देख लें कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल सीड, ये भी एक इशू है, हम कैसे अपने आप पे डिपेंड रह पाएंगे। तो ऑयल सीड यहाँ पे जो इम्पोर्टेड ऑयल सीड है वो इंपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पे देखना चाहिए प्रोडक्शन एस्पेक्ट से, तभी हम कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी और एक्शंस में यहाँ पे आगे जाते हुए नज़र आएंगे। 4 डायमेंशंस यहाँ पे बताई गई हैं। पहली डायमेंशंस, दूसरी डायमेंशन, तीसरी, चौथी, ये सारी डायमेंशंस यहाँ पे जो बोली गई हैं वो इसी को मिटिगेशंस के रूप में दी गई हैं कि कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं जो भी हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशंस उसका दिया गया है। यहाँ पे वही बातें बोली गई थी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितने हद तक हो रहा है, फार्मर क्या बेनिफिट ले रहे हैं, प्रोसेसर और रिटेलर की भी बातें बोली जा रही हैं। तो पहला एस्पेक्ट देखते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट और प्रोड्यूसर्स की बातें बोली गई हैं कि हम इनको देखना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, तभी जाकर कहीं ना कहीं हम इसको डील कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितना
यहाँ पे कार्बन रिलीज कर रहे हैं, कितना पोल्यूशंस मचा रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी एस्पेक्ट को यहाँ पे देखी जा रही हैं। जैसे कि बात करी जाए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कम्युनिटी है भारत में, कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट की बातें बोली जा रही हैं। हमारी एनर्जी जो बढ़ेगी अगर कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, एनर्जी नीड विल बी मेड, हम कैसे अपनी एनर्जी की पूर्ति करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो वही फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की बातें निकल के आ रही हैं कि हम कैसे अगर इसको सही तरीके से ले जा करके नहीं रखते हैं एक विश्व पटल पे, तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से दबते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी डिमांड हो गई है कोल्ड स्टोरेज चैन में, ट्रांसपोर्टेशंस में और इसके रख रखाव में। हमें हर प्रकार से एनर्जी की ही आवश्यकता होगी, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे शिफ्ट होंगे, ये भी सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरी जो बातें बोल रही हैं कि रोबस्ट पॉलिसी और प्रोडक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और प्रोसेसिंग और रिटेल कैसे हम इस सब चीज़ को डील कर सकते हैं, प्राइस सेंसिटिव इशू भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइस होनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी मार्केट भी रन करती हुई नज़र आएंगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें बोली जा रही हैं प्रोड्यूसर्स एट्रीब्यूट को लेके, यानी फार्मर को लेके कि कमोडिटी प्रोडक्शंस जो हो रही है एग्री बिजनेस के द्वारा यहाँ पे, उसको हम कैसे ग्लोबल फुटप्रिंट के रूप में देखते हैं। यानी कार्बन की बातें बोली जा रही हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट यानी जितना आवश्यकता है उससे अधिक प्रोडक्शंस और कार्बन का भी इमिशंस कैसे हो रहा है, उसको हम सेक्टर वाइड सस्टेनेबिलिटी जो हमारी कमिटमेंट है उसको हम कैसे आगे ले आके रख सकते हैं, कैसे उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। ये भी भारत को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, रीथिंकिंग की ज़रूरत है और प्रोग्राम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो है सिग्निफिकेंटली डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, नेचर ऑफ इंटरवेंशन, यानी प्रकृति ही निर्णय लेती है कि हम कितना उपयोग करेंगे, कितना प्रोडक्शंस करेंगे, कितना आवश्यकता है, उसके आधार पे नेचुरल एस्पेक्ट तरीके से वहाँ पे चीज़ें प्रकृति हमारे सामने लेके आती है। ध्यान दीजिए जो भी फॉरेस्ट यहाँ पे विश्व में बनते हैं वो प्राकृतिक तरीके से फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, आज की डेट में प्लांट लगाए जाते हैं। तो यही इशू पे बात बोला जा रहा है कि प्राकृतिक तरीके से जो भी प्रोडक्शंस होती है वह अच्छी है, लेकिन कमोडिटी प्रोडक्शंस की बात करी जाए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात करी जाए, तो ये कहीं ना कहीं इशू निकल के आ रही हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम यहाँ पे और टी रबर की ये सब की बातें बोली जा रही हैं। इसमें कैसे हम प्रोडक्शन बेस्ड तरीके से क्वालिटी ऑफ सीड को, अमाउंट ऑफ नेचर इनपुट हम जो भी देते हैं इसमें कैसे हम आगे रख सकते हैं, इसको बैलेंस तरीके से कैसे सस्टेनेबल तरीके से हम इसको क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीजनली बात करी जाए तो ये क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, लिवलीहुड बेनिफिट, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। हेल्पिंग प्रिजर्व आवर इकोलॉजिकल हेरिटेज इन प्रोडक्शन लैंड्सकेप, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है आपको बता दूं, उसी के ऊपर कार्य करने की बात करी गई है। अपनी इकोलॉजी को, अपने हेरिटेज को, प्रोडक्शंस को कैसे सही तरीके से ले जाके रखने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली कॉफ़ी की भी इसी प्रकार से डेवलप की है आपकी कर्नाटका, जो कि मिटिगेट करेगी किसको, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, और रीजन जो है सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, इस सब चीज़ों में यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली कॉफ़ी यहाँ पे कर्नाटका में उगाई जाने की बातें बोली जा रही हैं और उगाई जा रही हैं, और यहाँ पे मिटिगेशंस उसी को लेके चल रही हैं, कहाँ पे जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी डील करने की भी बातें बोली जा रही हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट निकल के आ रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म, पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि वैल्यू चेन को आगे बढ़ा सके, और ये तभी होगा हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडीज़, मार्केट एक्सेस को और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी, तब जाके हम इस पर कहीं ना कहीं पाते हुए नज़र आएंगे, एक हद तक अचीव करते हुए नज़र आएंगे, अपने इस टारगेट को, गोल को अचीव करते हुए नज़र आएंगे। तो हमें इम्प्रूव प्रोडक्शंस करने की ज़रूरत है, सोर्सिंग, कंजम्पशंस, ये सारे पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी जो उदाहरण के रूप में यहाँ पे बोली जा रही है कि इंसेंटिवाइज करिए, एग्री बिजनेस को इंसेंटिव दीजिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव देने की बातें बोली जा रही हैं, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा, नहीं तो वहाँ पे
लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खेती भी नहीं हो पाएगी। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं, सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं हैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर क्लाइमेटिक प्रॉब्लम निकल के आएगी तो पुनः यह कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आएंगी जो इशू क्रिएट करती हुई नज़र आएंगी। यही इन्वायरमेंटल इशू है। अगर ये सब चीज़ को हम रेगुलेट करते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती हुई नज़र आ रही है। और एडिटर ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारी इनिशिएटिव जो करेंटली चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इस पे भारत कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र आ रहा है। चौथा जो बातें बोली गई हैं कि यहाँ पे नो इनिशिएटिव टू मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कैन बी कंप्लीट विदाउट बेनिफिटिंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अगर हम ऐसा इनिशिएटिव लेते भी हैं कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टैकल कर लें, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम नहीं बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए ये बोला गया है कि ये बहुत टफ टास्क है, हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इस कमोडिटी प्रोडक्शंस को, कैसे हम आगे ले आके रख सकते हैं, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क दिखाई गई है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करती है वैल्यू चेन सब्सटेंस पे, कैसे हम उस वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे इस सब चीज़ को आगे ले आके रख सकते हैं। तो ये जो इनेक्ट करेगी पॉलिसी, रेगुलेशन, सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट हमारी जो है, ये सारे कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमको एक प्रकार से अलग तरीके से ले आके रख देगी, और जो भी मोस्ट मार्जिनाइज्ड हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती हुई नज़र आएंगी, जो भी छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रॉब्लम करती हुई नज़र आएंगी। ये इशू यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की बात करी जाए, जो कि अगर सक्सेसफुल तरीके से हम ले जाना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ पे, इन बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बात करी जाए क्लाइमेट क्राइसिस की, जो कि सीधे इम्पैक्ट करता है प्रोडक्शंस को। अगर प्रोडक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा है तो फार्मर के इनकम को भी इम्पैक्ट करेगा, देश की इकोनॉमी, जीडीपी को भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा, लोगों के जॉब को भी, लोगों की सस्टेनेबिलिटी, लिवलीहुड, ये फूड प्रोन, ये हर प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। क्या? क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये चारे डायमेंशन जो हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी को वैल्यू चेन में, यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, और हमको इसको इस अपॉर्चुनिटी के रूप में ही इसे देखना चाहिए और सोच समझ के बहुत केयरफुली अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो टफ टास्क है इसको सही तरीके से इंडिया डील कर सके। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें सारी अच्छी लगी होंगी और अच्छे से ये समझ में आई होंगी। ये थी आज की सारी एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी हैं, एक मितई पीपल और दूसरी जो है कुकी ट्राइबल। तो कुकी ट्राइबल को रिसेंटली शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर लिया गया है। यहाँ पे ये 6 शेड्यूल में आपके जोड़ लिया गया। तो 6 शेड्यूल में इसको जोड़ लिया गया है। कुकी कम्युनिटी, कुकी पीपल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार में ये पाए जाते हैं। स्पेशली आपके म्यांमार और मिजोरम में पाए जाते हैं। तो आपके मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे मणिपुर में आपके ये जो इश्यू निकल के आई है, जो दंगा फसाद निकल के आई है, उसी के ऊपर ये चीज़ें थी। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी जो मितई कम्युनिटी है, मणिपुर पीपल इसको बोलते हैं, ये भी म्यांमार, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपका मणिपुर लैंग्वेज भी है, जो कि मणिपुर की बात करें तो 53% ऑफ द पॉपुलेशंस इसी मितई एथनिक ग्रुप से निकल के आती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चंस अगर यहाँ से बनाता है तो आप अच्छे से डील कर सकते हैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं और किसी भी रूप से बेनिफिट पहुंचा रही हैं, तो आप इस चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन।